हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील स्ट्रक्चर में कंप्रेशन मेंबर चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, डिलेसिंग्स आर सब्जेक्टेड टू रजिस्ट अ ट्रांसवर्स शियर ऑफ। लेसिंग अनुप्रस्थ अपरूपण का प्रतिरोध करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझिए कि लेसिंग होता क्या है। देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये है, द लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रजिस्ट अ ट्रांसवर्स शियर ऑफ। जो लेसिंग होता है, ठीक है, लेसिंग होता है वो जो ट्रांसवर्स शियर का रजिस्ट करती है वो कितना करती है। लेसिंग का यूज हमेशा यहाँ पर कंप्रेशन मेंबर में किया जाता है, और कंप्रेशन मेंबर में यदि किया जाता है तो वो कितना शियर लोड को रजिस्ट करती है। जो लेसिंग यूज किया जाता है वो उसके अंदर कितना शियर स्ट्रेस होता है या कितना शियर लोड को बियर कर सकती है, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो पहले आप समझिए कि लेसिंग क्या होता है। लेसिंग सिस्टम क्या होता है कि जब कॉलम में जिस भी सेक्शन से कॉलम बनाया जाता है, जब वहाँ पर लोड ज़्यादा लगता है, जब एक्सियल लोड ज़्यादा लगता है, तो वहाँ पर एक से अधिक सेक्शन का यूज किया जाता है। वो एक से या दो सेक्शन यूज करके उनको आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बांध दिया जाता है, जिससे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जो उस पर लोड लगा हुआ है वो उसको आसानी से ईजिली तरीके से बियर कर लेती है। तो ये आपका जो लेसिंग सिस्टम होता है, इसमें कॉलम के जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं उनको बांधने के लिए, एक दूसरे से बांधने के लिए लेसिंग बार का यूज किया जाता है। लेसिंग बार का यूज किया जाता है। ये तब किया जाता है जब उस कॉलम पर इसेंट्रिक लोड लगने की संभावना होती है। जब इसेंट्रिक लोड लगने वाली होती है, और तभी वहाँ पर एक से अधिक घटकों का यूज किया जाता है, एक से अधिक कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, और उनको संयुक्त रूप से, एक कंबाइंड रूप से वो उस लोड को बियर करें। इसके लिए क्या करते हैं, लेसिंग बार का यूज करते हैं। उस लेसिंग बार से हम क्या करते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से बांध देते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि लेसिंग बार कितने टाइप का यूज किया जाता है। देखिए, लेसिंग टाइप जो अरेंजमेंट है वो दो टाइप का होता है। एक सिंगल लेसिंग सिस्टम होता है, एक डबल लेसिंग सिस्टम होता है। फिगर में देखिए कैसा होता है। मान लीजिए एक आपका चैनल सेक्शन ये है, ये चैनल सेक्शन ये है, दो चैनल सेक्शन से कॉलम बनाया गया है। देखिए ये एलिवेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लेसिंग बार से क्या किया जाएगा, इस तरीके से बांध दिया जाएगा, दोनों सेक्शन को बांध दिया जाएगा, ठीक है। इसे लेसिंग बार कहते हैं। ये है आपका सिंगल लेसिंग सिस्टम, सिंगल लेसिंग सिस्टम। यहाँ पर देखिए किसी न किसी एंगल पर है ये। अब ये एंगल के बारे में बताऊंगा कितना होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया आपका सिंगल लेसिंग सिस्टम। डबल में क्या होता है, मान लो एक आई सेक्शन या चैनल सेक्शन ये हो गया, एक चैनल सेक्शन आपका ये हो गया, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बांध दिया जाता है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया डबल लेसिंग सिस्टम, ये डबल लेसिंग सिस्टम, ठीक है। एक आई से एक चैनल सेक्शन इधर है और एक इधर है, दोनों क्या किया गया, ऐसे बांध दिया गया है, ठीक है। तो ये दो टाइप का सिस्टम होता है, सिंगल लेसिंग सिस्टम एंड डबल लेसिंग। जब एक लेसिंग बार यूज किया जाएगा तो सिंगल लेसिंग सिस्टम हो जाएगा, जब डबल यूज किया जाएगा तो डबल लेसिंग सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पर इनका जो एंगल होता है वो 40 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होना चाहिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना होना चाहिए, 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के बीच लेसिंग बार का एंगल होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको थीटा बताया है, ठीक है। 40 डिग्री से कम कभी नहीं होना चाहिए, 70 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, यानी तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है मैक्सिमम कितना होता है। तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो लेसिंग सिस्टम में 145 डिग्री होता है। 145 डिग्री से अधिक
कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो इन लेसिंग सिस्टम में कितना होना चाहिए, 145 डिग्री, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ पर लेसिंग बार यूज किया जाता है या लेसिंग सिस्टम यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से जो शियर लोड होता है, जो ट्रांसवर्स शियर लोड होता है, वो कितना रजिस्ट करता है, कितना शियर लोड को बियर कर लेता है। तो मैं आपको बता दूं, जितना टोटल एक्सियल लोड लगा हुआ है, जितना टोटल एक्सियल लोड लगा हुआ है उसका 2.5%, 2.5% ऑफ पी क्या है, एक्सियल लोड, टोटल एक्सियल लोड। जितना कॉलम पर एक्सियल फोर्स लगा हुआ है, जितना उस मेंबर पर एक्सियल फोर्स लगा हुआ है, उसका 2.5% लेसिंग सिस्टम के वजह से उस शियर लोड को बियर कर लेता है। ठीक है, यानी इसकी शियर स्ट्रेंथ जो बढ़ जाती है वो 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन द मेंबर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ से 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़ यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे जहाँ पर लेसिंग सिस्टम यूज किया जाएगा उसके वजह से जितना एक्सियल फोर्स मेंबर में लगा हुआ है उसका 2.5% जो है ट्रांसवर्स शियर लोड को रजिस्ट करता है। कौन करता है, लेसिंग सिस्टम की वजह से होता है, यानी लेसिंग बार उसका जो है रजिस्ट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A steel built-up column is subjected to an axial force of 1000 kN। एक स्टील से निर्मित कोई कॉलम है जिस पर एक्सियल लोड, अक्षीय बल 1000 किलोन्यूटन लगा हुआ है, 1000 किलोन्यूटन लगा हुआ है। The lacing system has to be designed for resisting a transverse shear shock। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ट्रांसवर्स शियर फोर्स कितना रजिस्ट किया करेगा उसे। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर मैंने पहला बताया हुआ है सेम क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि कितना ट्रांसवर्स शियर लोड रजिस्ट करेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2.5% को लिखेंगे 1/100 इंटू पी का वैल्यू कितना है, 1000 किलो न्यूटन, यानी 1000 का 2.5% आप निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उतना ही ट्रांसवर्स शियर लोड रजिस्ट किया जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 25 किलो न्यूटन। ऑप्शन डी सही है, 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 3, द डबल लेसिंग शैल बी डिजाइंड टू रजिस्ट ट्रांसवर्स शियर V1 इक्वल टू। फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया, कुछ अलग टाइप से यूज किया गया है, पूछ लिया गया है वेयर P इज टोटल लोड एक्टिंग ऑन द कॉलम। यदि उस कॉलम पर टोटल लोड जो एक्ट कर रहा है वो P यदि है तो ट्रांसवर्स शियर लोड कितना होगा डबल लेसिंग में, तो 2.5% ऑफ P जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से थे, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा मेंबर या सदस्य कंप्रेसिव स्ट्रेस के अधीन है। यानी कंप्रेसिव मेंबर कौन कौन से होते हैं। कंप्रेसिव मेंबर क्या होता है, ऐसा मेंबर जिस पर हमेशा कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है उसे कंप्रेसिव लोड या कंप्रेसिव मेंबर कहा जाता है। जिस मेंबर पर कंप्रेसिव लोड लगता है उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। देखिए पिलर्स क्या है, पिलर्स एक प्रकार का कंप्रेसिव मेंबर है जिस पे कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है। कॉलम कैसा मेंबर होता है, कंप्रेसिव मेंबर होता है क्योंकि इस पे कंप्रेसिव लोड लगता है। स्ट्रट्स क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है, इस पे कौन सा लोड एक्ट करता है, कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है।
तो पिलर्स, कॉलम और स्ट्रट्स ये तीनों कैसे मेंबर हैं? ये तीनों कंप्रेसिव मेंबर हैं, यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। बैटन्स प्रोवाइडेड फॉर अ कंप्रेशन मेंबर्स shall be designed to carry transverse shear load to बैटन्स। देखिए लेसिंग सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, लेसिंग सिस्टम मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया क्या होता है कि लेसिंग सिस्टम में कॉलम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेसिंग बार के द्वारा एक दूसरे से बांध दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब वहाँ पर इसेंट्रिक लोड लगने वाला होता है। लेकिन बैटन क्या होता है? बैटनिंग क्या होता है? बैटनिंग सिस्टम में क्या होता है कि कंपोनेंट्स के जितने भी कॉलम के जितने भी कंपोनेंट सेक्शन होते हैं, जितने भी कंपोनेंट सेक्शन होते हैं उनको बांधने के लिए एक बैटन प्लेट द्वारा बांधा जाता है। यानी कि लेसिंग सिस्टम में क्या होता है? लेसिंग बार द्वारा बांधा जाता है, और बैटनिंग सिस्टम में क्या होता है कि उसे बैटन प्लेट द्वारा बांधा जाता है। ठीक है, फिर बांधने के बाद क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स के साथ रिवेट या वेल्ड द्वारा ज्वाइंट कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, जब इसेंट्रिक लोड लगने की संभावना नहीं होती है तभी यह व्यवस्था की जाती है, तभी अरेंजमेंट, यानी जब इसेंट्रिक लोड लगेगा तो लेसिंग सिस्टम यूज किया जाएगा, जब इसेंट्रिक लोड नहीं लगेगा तो वहाँ पर बैटनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। यहाँ पर भी क्या है कि जब डिज़ाइन किया जाता है तो जो उसका शियर स्ट्रेस होता है या शियर स्ट्रेंथ होता है, जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेंथ होता है, जो अनुप्रस्थ अपरूपण बल होता है, वो एक्सियल फोर्स इन मेंबर पे जितना, मतलब उस मेंबर पे जितना एक्सियल फोर्स लगता है उसका 2.5% लिया जाता है। जैसे कि लेसिंग सिस्टम में है बिल्कुल वैसे ही बैटन सिस्टम में भी है, यहाँ पर भी 2.5% ऑफ एक्सियल फोर्स इन मेंबर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, दोनों में 2.5% ही होता है। बैटनिंग सिस्टम में एक दो बातें आप और ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? बैटनिंग सिस्टम में जो इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ आप जितना भी लेंगे उससे 10% ज़्यादा लिया जाता है। जो कॉलम में जो इफेक्टिव लेंथ लेके चलते हैं उससे 10% ज़्यादा लेके लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कॉलम का जो इफेक्टिव लेंथ है 3000 मिलीमीटर है, तो बैटनिंग सिस्टम में क्या करते हैं, जब उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव लेंथ 10% बढ़ा दिया जाता है, यानी 3300 मिलीमीटर लिया जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बैटनिंग सिस्टम में इफेक्टिव लेंथ कितना इंक्रीज करके चलते हैं, तो ध्यान देना 10% ज़्यादा लेके चलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि पूरा जो कॉलम है उसके लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो पूरे कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है उससे 0.7 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉलम इज लेस दैन 8 times इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन देन द कॉलम इज सेड टू। देखिए, अगर कॉलम की लंबाई, या डायग्राम से हम समझते हैं लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम कैसे आप पहचानेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मान लो ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये लंबाई x है, ये लंबाई y है। ठीक है, x मान लीजिए, देखिए दोनों में जो लेंथ कम होता है ना उसको बोलते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन, न्यूनतम पार्श्व माप। अब मान लीजिए कॉलम की लंबाई l है, अगर l का वैल्यू, यदि l का वैल्यू यानी जो आपका लेंथ है कॉलम का, जो लंबाई है, उसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 12 गुने से अधिक होती है, 12 × x, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। यदि 12 गुने से कम है तो क्या होता है, शॉर्ट कॉलम। यानी कि जो कॉलम की लंबाई है उसके न्यून पार्श्व माप के, यानी उसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 12 गुने से कम होती है तो शॉर्ट कॉलम है, और 12 गुने से अधिक होती है तो लॉन्ग कॉलम है। इस क्वेश्चन में 8 गुने से कम के लिए पूछा गया। देखिए, जब 12 गुने से कम है तो शॉर्ट कॉलम है,
तो 8 गुने से कम पे क्या होगा, तो 8 गुने से कम पे भी शॉर्ट कॉलम ही होगा। ऑप्शन बी सही है। अ चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, एक चैनल सेक्शन क्या होता है, क्या उसमें 2 वेब होते हैं या केवल 2 फ्लैंज होते हैं या 2 वेब एंड 2 फ्लैंज होते हैं या 1 वेब एंड 2 फ्लैंज होते हैं। चलिए चैनल सेक्शन का हम डायग्राम ही बना के देख लेते हैं, कितने फ्लैंज कितने वेब होते हैं। तो ये है आपका चैनल सेक्शन। देखिए डायग्राम से आप अच्छे समझ जाएंगे। जो वर्टिकल मेंबर होता है उसे वेब बोलते हैं, ये आपका वेब हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या है, फ्लैंज है। एक नीचे भी आपका क्या है, फ्लैंज है। तो देखिए चैनल सेक्शन में कितने फ्लैंज कितने वेब हैं, तो फ्लैंज हैं 2, एक नीचे एक ऊपर, और वेब कितने हैं, एक। ऑप्शन डी सही है, 1 वेब एंड 2 फ्लैंज, यानी एक वेब है और 2 फ्लैंज है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर whose both ends are fixed in position only। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एंड कंडीशन के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। ऐसा आप आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देने जाएंगे, कोई भी जेईई का एग्जाम देने जाओगे, तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं और भी चीज़ें आपको बता दूंगा कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं 4 पॉइंट तो मैं इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में बताऊँगा, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान देंगे, 4 पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसे। पहला पॉइंट, जब आपसे ये पूछा जाए कि कॉलम का दोनों सिरा फिक्स है, दोनों सिरा फिक्स है, व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड, जब कॉलम के दोनों सिरे कैसे हों, फिक्स हों, ठीक है, तब इफेक्टिव लेंथ कितना लेके चलते हैं, तब इफेक्टिव लेंथ लेके चलते हैं L/2। पहले मैं दूसरे हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कब, जब बोथ फिक्स हो, कॉलम के 2 सिरा होता है ना, एक नीचे के ऊपर, जब दोनों फिक्स कर दिया जाता है तो क्या लेके चलते हैं, L/2 लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब बोथ हिंज हो, ठीक है, तब स्मॉल एल कैपिटल एल के बराबर होता है, यानी इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है। देखिए मैं स्मॉल एल निकालने का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। स्मॉल एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ, यहाँ पे कैपिटल एल क्या है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो कैपिटल एल जो होगा वही आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, वही स्मॉल एल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन, जब एक फिक्स एक फ्री हो, जब 1 कैसा हो, फिक्स हो, और दूसरा कैसा हो, फ्री हो, तब 2L लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, 2L, ठीक है। जब एक फिक्स हो, जब एक फिक्स हो और दूसरा हिंज हो, एक आबद्ध दूसरा कब्जेदार, तब L/√2 होता है, L/√2। 4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। इसे दूसरे टाइप से भी पूछा जाता है, कैसे, समझिए। जब बोथ फिक्स हो, जब बोथ फिक्स हो तब क्या लेके चलते हैं, स्टील स्ट्रक्चर के लिए 0.65L, 0.65L। जब बोथ हिंज हो तब कैपिटल एल स्मॉल एल के बराबर होता है। जब एक फिक्स और एक फ्री है तब वही लेके चलेंगे आपका जो बताया, 2L। जब एक फिक्स और एक हिंज हो तो 0.8L, ठीक है।
जब एक फिक्स हो और एक कैसा हो, हिंज हो, तो 0.8 याद हो। बात समझ में आ गई आपको? ये 4 पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता है कि बोथ फिक्स या बोथ हिंज्ड या वन फिक्स्ड एंड वन फ्री या वन फिक्स्ड वन, इनको दूसरे लैंग्वेज में भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोथ फिक्स को क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान समझिएगा आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को। बोथ फिक्स का मतलब क्या होता है कि दोनों सिरे उसके फिक्स कर दिए गए हैं। दोनों सिरे कैसे कर दिए गए हैं? फिक्स कर दिए गए हैं। ठीक है, नीचे का भी सिरा और ऊपर का भी सिरा। इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है वो चीज़ आप समझिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलते हैं समझिए। जब बोथ फिक्स है, ठीक है, बोथ कैसा हो? फिक्स, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। देखिए जब फिक्स है ना तो उसकी स्थिति एक जगह फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं, कॉलम अपने स्थान पर फिक्स रहेगा। तो दोनों सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध, यानी इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, तथा एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, और मूवमेंट के लिए वो रजिस्ट करेगा, मूवमेंट उसमें नहीं होने पाएगा। जब कॉलम के दोनों सिरे फिक्स कर दिए जाते हैं ना तो उसका पोजीशन भी एक ही जगह फिक्स रहता है और उसमें मूवमेंट भी नहीं होता है, वो रोटेशन की अगेंस्ट रजिस्ट रहता है। ठीक है, उसमें रोटेशन नहीं होने देता है। तो हम कह सकते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड, दोनों सिरों पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध रहेगा तथा घूर्णन के विपरीत प्रतिरोधित रहेगा वो। बात समझ में आई? बोथ हिंज्ड का मतलब क्या है? बोथ हिंज्ड समझिए, बोथ हिंज्ड इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, दोनों सिरे पर प्रभावी रूप से स्थिति में आबद्ध रहेगा, बिल्कुल पहले की तरह कि कॉलम रोटेट, मतलब अपना स्थान जो उसका पोजीशन है वहाँ से हटने वाला नहीं है, एक स्थान पर रहेगा वो। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, लेकिन वो मूवमेंट रजिस्ट नहीं कर पाएगा। जब आप हिंज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तो रोटेशन तो होगा, उसमें रोटेशन बिल्कुल होगा। कोई भी आप अगर आप जहाँ पे हिंज सपोर्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसको ये उसके अगेंस्ट ये जो है रजिस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, वन फिक्स एंड वन फ्री अगर कह दिया जाए तो वही बात आ गई कि एक सिरे पर तो उसका हेल्ड इन पोजीशन रहेगा, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड, लेकिन दूसरे पर नहीं रहेगा। रोटेशन में क्या होगा कि एक जगह एक सिरे पर तो रोटेशन के अगेंस्ट जो है वो रजिस्ट करेगा, लेकिन दूसरे तरफ नहीं करेगा। अब एक है एक फिक्स और एक हिंज जब रहेगा, तो जहाँ पर फिक्स रहेगा ना वहाँ पर उसका पोजीशन जो रहेगा वो हेल्ड रहेगा। ठीक है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड। ठीक है, लेकिन हिंज वाले पर भी क्या रहेगा? वो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड, यानी दोनों ही उसका जो सिरा है वहाँ पर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड रहेगा। बट रोटेशन की बात किया जाएगा तो जहाँ पे एक तरफ फिक्स है ना तो वहाँ पर क्या है, रोटेशन के अगेंस्ट वो रजिस्ट करेगा, बट जहाँ पर वो हिंज है वहाँ पर वो मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। एक बार नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके समझना ध्यान से, सारे पॉइंट समझ में आ जाए, और आगे फिर से मिलेगा तो फिर मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ बिल्ट अप सेक्शन कैरिंग अ टेंसाइल फोर्स, वाई आर द फ्लैंज ऑफ टू चैनल टर्न्ड आउटवर्ड? क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में समझिए ध्यान से उसको। तनन बल युक्त संगठित खंड में दो चैनलों के फ्लैंज बाहर की ओर क्यों मोड़ दिए जाते हैं? देखिए, जब टेंसाइल फोर्स लगा हुआ होता है वहाँ पे कंबाइंड सेक्शन होता है, कंपोजिट सेक्शन होता है, तो दो चैनल जो होते हैं उनके जो फ्लैंज होते हैं ना बाहर की ओर करने से क्या होता है कि उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बढ़ जाता है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा ना तो उसका परिभ्रमण त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन भी बढ़ेगा उसका।
जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा, तब उसका स्लेंडरनेस रेशियो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ और लेटरल रिजिडिटी है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, टू हैव ग्रेटर लेटरल रिजिडिटी। फिर से समझिए, काफ़ी पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर जब दो चैनल यूज किए जाते हैं उनके फ्लैंज बाहर की ओर कर दिए जाते हैं अगर, तो उससे क्या होता है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। डायग्राम देखिए किस प्रकार के सेक्शन के लिए बोल रहा है। एक चैनल सेक्शन आपका ये, इसका फ्लैंज देखो बाहर हमने कर दिया, ठीक है, और दूसरा चैनल सेक्शन आपका ये है, इसका फ्लैंज हमने बाहर कर दिया। ऐसा करने से क्या होता है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ना, तो इसका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडरवुड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपान में सेक्शन एरिया। जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो कम हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपान लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो दो फॉर्मूला मैंने आपको वो बता दिया। लीस्ट रेडियस गायरेशन का फॉर्मूला होता है अंडरवुड आई अपान ए, अंडरवुड आई अपान ए। आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। और स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला होता है एल अपान आर। अगर आर बढ़ेगा तो स्लेंडरनेस रेशियो कम हो जाएगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और लेटरल रिजिडिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए ऑप्शन बी सही है। देखो ये वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, यानी उसके जो दोनों सिरे हैं उनके जो पोजीशन है, कॉलम के जो दोनों सिरे हैं, एंड हैं, उनका जो पोजीशन है एक ही स्थान पे फिक्स है, अच्छे से एक ही स्थान पर है, वो रोटेट नहीं कर रहा है, उसका पोजीशन फिक्स है। एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड, बट लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो एक एंड पर ही रिस्ट्रेंड है, एक ही सिरे पर क्या है, रुका हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 0.8 L जो मैंने आपको बताया था, 0.85 L दिया है, 0.85 L आप लेकर के चलेंगे, ठीक है। जब किसी कॉलम का एक सिरा बद्ध, एक तो सिरा उसका फिक्स होता है और दूसरा हिंज होता है, ठीक है। जब एक सिरा फिक्स होता है और एक हिंज होता है, उसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है इफेक्टिवली लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्ट्रेंड इन डायरेक्शन एट वन एंड इज 0.85 L। As per IS 800, the maximum pitch of rivet in compression member of the thickness T is lesser of IS 800 के अनुसार मोटाई T के संपीड़ित खंडों में रिवेट की अधिकतम पिच किससे कम होती है। रिवेट की मैक्सिमम पिच बोला गया है, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछाते हैं। क्या, अगर टैकिंग रिवेट का क्वेश्चन आ जाए, टैकिंग रिवेट के लिए पूछा जाए मैक्सिमम पिच कितना होता है, तो 300 मिलीमीटर या 32T जो इसमें कम होता है। 300 मिलीमीटर या 32T में जो सबसे कम होता है वो होता है मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट। अगर टेंशन मेंबर का क्वेश्चन आ जाए, टेंशन मेंबर के बारे में पूछा जाए, तो मैक्सिमम पिच कितना होता है, 200 मिलीमीटर या 16T, इनमें जो मैक्सिमम होता है वो वैल्यू लेके चलते हैं। कंप्रेशन मेंबर की बात किया जाए तो 200 मिलीमीटर या 12T, इनमें जो सबसे मैक्सिमम होता है वो होता है मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट। तो ये कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही रहेगा। द कंप्रेशन दैट causes friction to slide between the plates is called, बहुत बढ़िया एक डेफिनेशन पूछ लिया गया है आपसे। जब कंप्रेशन में 2 प्लेट है,
एक दूसरे के ऊपर जब फिसलता है, वो स्लाइड करता है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जो फ्रिक्शन उत्पन्न करता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है क्लैंपिंग, बंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्लैंपिंग का डेफिनेशन यही होता है कि वह संपीड़न जो प्लेटों के बीच फिसलने के लिए घर्षण उत्पन्न करता है, उस क्रिया को बंधन, क्लैंपिंग कहा जाता है। जब दो प्लेट के बीच में फिसलने से वहाँ फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग। According to IS 800, what is the allowable effective slenderness ratio for a member carrying compressive loads resulting from dead load and imposed load? यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या? आपसे स्लेंडरनेस रेशियो पूछा गया है कंप्रेशन मेंबर में, ठीक है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 कब लिया जाता है? 180 तब लिया जाता है जहाँ पर डेड लोड लगा हो और सुपर इम्पोज लोड लगा हो, ठीक है। जब डेड लोड लगा हुआ होता है और सुपर इम्पोज्ड लोड, यानी अचल भार और अध्यारोपित भार लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 180 लेके चलते हैं, ठीक है। 250 कब लेके चलते हैं? 250 वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पर हवा ज़्यादा हो, एयर हो बहुत, और अर्थक्विक फोर्स हो, भूकंपीय भार, अर्थक्विक लोड लगा हो, वहाँ पर 250 लेके चलते हैं। 350 कहाँ लेके चलते हैं? इसे 350 बना दिया जाए अगर, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा हो और अर्थक्विक फोर्स इतना ज़्यादा हो कि वहाँ पर प्रत्यावर्तन के कारण उलटने पलटने की संभावना हो वहाँ का, तब 350 लिया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि जब डेड लोड एंड कंप्रेशन लोड हो तब मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेके चलते हैं? 180 लेके चलते हैं। ऑप्शन ए सही है। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील बेस्ड कंस्ट्रक्शन इन विच द connection between members at their junction will not resist any applicable movement and shall be assumed to be hinged. जब कोई स्ट्रक्चरल स्टील है, मान लीजिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जब दो मेंबर को, यानी एक मान लो बीम है, कॉलम, उनको जॉइंट करने के लिए अगर जॉइंट मान लो किया जा रहा है, ठीक है, अगर जॉइंट किया जा रहा है बट वहाँ पर मूवमेंट को रजिस्ट नहीं कर पा रहा है वो, तो वो किस प्रकार का कॉलम कहलाएगा? ठीक है, सिंपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्या कहलाएगा? सिंपल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन कंपोजिट भी दिया गया है। स्ट्रक्चरल स्टील के कंस्ट्रक्शन के लिए जब मान लो कॉलम और बीम दोनों हो, ठीक है, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट रजिस्ट नहीं करेगा और वो हिंजित अगर माना जाता है, अगर वो हिंजित माना जा रहा है, तब उसे संयुक्त धरण यानी कि उसे कंपोजिट बीम कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, कंपोजिट बीम होगा। ए सही नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील, फिर वही क्वेश्चन आ गया। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम विथ रिस्ट्रेंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एट बोथ द एंड इज पी टाइम्स द फिजिकल लेंथ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब उसके दोनों सिरे फिक्स कर दिए जाएँ, ठीक है, दोनों सिरे कैसे कर दिए जाएँ? फिक्स कर दिए जाएँ। किसी लंबाई एल के दोनों सिरों में नियंत्रित के प्रिज्मी स्टील संपीड़न की प्रभावी लंबाई प्राप्त करने के लिए एल को आमतौर पर किस कारक से गुणा किया जाता है? 0.65 से। ऑप्शन डी सही है। द स्लेंडरनेस रेशियो हैज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। स्लेंडरनेस रेशियो का क्या डायमेंशन होता है? देखिए, स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? एस आर बराबर एल अपान आर। एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ। आर क्या है? आर है आपका लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका यूनिट अगर मीटर में है तो इसका भी मीटर में लेके चलेंगे, मीटर से मीटर कैंसिल होगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, इसकी कोई यूनिट नहीं होता। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ प्रिज्मेटिक स्टील मेंबर, वही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लिया गया है, ठीक है।
तो वही होगा 0.65 यल। अ कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज, एक कॉलम स्प्लाइस का यूज किस लिए किया जाता है, क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए स्प्लाइस का यूज हमेशा लेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब मान लीजिए दो कॉलम को जॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें रिवेट या वेल्ड से जॉइंट करने के लिए उनकी लंबाई कम पड़ रही है, तो वहाँ पर कॉलम स्प्लाइस का यूज किया जाए। कॉलम स्प्लाइस का यूज कॉलम की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो लेंथ ऑफ द कॉलम, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन हैज़ एडॉप्टेड सेकेंड फार्मूला 19 में, ऑप्शन डी सही है। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक्सियल कंप्रेशन में, ठीक है, अलाउेबल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। IS 800 1962 में कहा गया कि सीकेंट फार्मूला की यूज किया जाता है, सीकेंट फार्मूला। बट IS 800 1984 में ये कहा गया है कि रैंकाइन फार्मूला यूज किया जाएगा। और IS 800 2007 में कहा गया है कि पेरी रॉबर्टसन फार्मूला का यूज किया जाएगा। इसके लिए 3 फार्मूले यूज किए जाते हैं, सीकेंट फार्मूला, रैंकाइन फार्मूला एंड पेरी रॉबर्टसन फार्मूला, ठीक है। 3 फार्मूला का यूज यहाँ पर आपसे बोला गया है, ठीक है। बट यहाँ पर किसी भी IS कोड का नाम नहीं लिया गया है, तीनों ही IS कोड से हैं। अगर रिसेंटली देखा जाए जो लेटेस्ट में है तो वो है आपका पेरी रॉबर्टसन का फार्मूला, बट ऑप्शन में नहीं है। सीकेंट फार्मूला पहले यूज किया जाता है, लेकिन IS 800 1984 में ये कहा गया कि रैंकाइन फार्मूला का यूज किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही है, बट यहाँ पर कोई भी वो नहीं कहा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाउट में रखा जाता है। बट फिलहाल अभी आप सीकेंट फार्मूला का ऑप्शन लगा सकते हैं और रैंकाइन फार्मूला का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप डी ऑप्शन लेके चलिए, क्योंकि ये पुराना फार्मूला है और इसका यूज ज़्यादा, क्योंकि रैंकाइन फार्मूला बाद में बना, लेकिन उसके बाद में उसको बाद में करेक्शन करके पेरी रॉबर्टसन कर दिया गया था। बट पेरी रॉबर्टसन अगर नहीं दिया गया है यहाँ पर, आप सेकेंड लेके चलिए। बट ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको कन्फ्यूजन हो, तीनों में कोई एक ही ऑप्शन आएगा वहाँ पर। When a large value of radius of gyration is not required, जब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या के एक बड़े मूल्य की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब रेडियस ऑफ गायरेशन के अधिक मान की आवश्यकता नहीं होती है ना, तब चैनल के फ्लेंजों को अंदर की तरफ रखा जाता है, अंदर की तरफ। ऐसे देखिए, अगर आप 2 चैनल को इस प्रकार यूज करते हैं, अंदर की तरफ है ये, और इसे बोलते हैं बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। जब ये वाला यूज करेंगे अंदर की तरफ, इससे क्या होता है ना कि रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तब हम ऐसे यूज करते हैं, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसे यूज करते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए होता है तब हम आउटवर्ड में यूज करेंगे फ्लैंज को, जब कम चाहिए होता है तो इनवर्ड में यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए। पहली बार अगर हमारी यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए आपको उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।